हेलो जी, तो हमने एंटी कैंसर ड्रग्स पढ़ना स्टार्ट कर दिए थे और मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको वन बाय वन करके सारी क्लासिफिकेशन भी एक्सप्लेन करती रहूँगी और हम डिटेल में ड्रग को भी स्टडी करते रहेंगे। तो आज जो हम ड्रग्स कवर करेंगे उनको हम कहते हैं अल्काइलेटिंग एजेंट। ये साइटोटॉक्सिक ड्रग्स होती हैं। वर्ड इज इटसेल्फ टेलिंग यू साइटोटॉक्सिक हैं, टॉक्सिक लोग क्या करते हैं? डैमेज करते हैं ना। तो सिमिलरली साइटोटॉक्सिक मीन्स सेल्स को डैमेज करेंगे। वो जो आपके कैंसर में एबनॉर्मल सेल्स बन रहे होते हैं, ओवर ग्रोथ हो रही होती है, उन सेल्स को डैमेज कर देते हैं। इन्हें हम एंटी कैंसर ड्रग्स कह रहे हैं और इसके अंदर हम सबसे पहले जो पढ़ रहे हैं वो है अल्काइलेटिंग एजेंट। ठीक है? सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये करती क्या है ताकि कन्फ्यूजन ही क्लियर हो जाए। देखें, आपको पता है कि आपका जो सेल होता है, जब भी वो उससे न्यू सेल बन रहा होता है तो उसका डीएनए रेप्लिकेट करता है और उसका क्या प्रोसेस होता है वो भी मैं आपको बताती हूँ। एग्ज़ाम्पल, ये एक डीएनए का स्ट्रैंड है, ठीक है? और ये आपका दूसरा डीएनए का स्ट्रैंड है। आपको पता है कि आपका ये जो डीएनए होता है ये डबल स्ट्रैंडेड होता है, ठीक है? फिर क्या होगा? फिर आपका ये जो डीएनए होगा ये इस तरह ओपन होगा। ये एक स्ट्रैंड स्ट्रैंड ओपन हो गया और ये इसका दूसरा वाला स्ट्रैंड ओपन हो गया। तो ये इस कंडीशन से इस कंडीशन में आ गया। ठीक है? फिर क्या होगा, ये वाला जो सेल होगा, सॉरी, ये वाला जो डीएनए होगा इससे हम एक और डीएनए बना लेंगे और ये वाला जो डीएनए है इससे भी हम एक और डीएनए बना लेंगे। इस तरह डीएनए की रेप्लिकेशन होती है, ठीक है? फिर क्या होगा, इससे भी इस डीएनए से भी एक नया सेल बन जाएगा, इस डीएनए से भी एक नया सेल बन जाएगा। इन शॉर्ट आपका ये जो डीएनए की रेप्लिकेशन है वो आपके सेल की न्यू सेल की सिंथेसिस में हेल्प करती है, राइट? तो अब हमें क्या करना है, हमें इसी ग्रोथ को इनहिबिट करना है। जितनी भी एंटी कैंसर ड्रग्स पढ़ो उनके लिए माइंड में फिक्स कर लो कि आपने ग्रोथ को इनहिबिट करना है, सेल्स को आगे जो माइटोसिस है उनकी नहीं होने देनी। तो हम क्या करेंगे, अगर आप यहाँ पे इस स्ट्रक्चर पे फोकस करो, अगर मैं कुछ ऐसा कर दूँ जिसकी वजह से ये ऐसे डीएनए जो है ये आपस में क्रॉस लिंक हो जाएँ, ठीक है? जब ऐसे क्रॉस लिंक हो जाएँगे, मीन्स एक दूसरे के साथ ऐसे जॉइंट हो जाएँगे कि वो अपनी इस कंडीशन में आ ही नहीं पाएँगे, ओपन ही नहीं हो पाएँगे। जब आपके डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ओपन ही नहीं हो पाएँगे तो क्या इनसे न्यू डीएनए बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। तो यही करती हैं आपके अल्काइलेटिंग एजेंट्स। वो डीएनए के फेस में जाके काम कर रही हैं, क्या कर रही हैं? डीएनए के आपके ये जो स्ट्रैंड्स हैं इनकी क्रॉस लिंक कर रही हैं। आपको पिक्चर से और दिखाती हूँ, ये देखें। ये आपका एक डीएनए का स्ट्रैंड है और ये दूसरा डीएनए का स्ट्रैंड है। इनके बीच में इस तरह क्रॉस लिंक कर दिया। अब जब ये क्रॉस लिंक हो जाएगा तो फिर क्या होगा, ये डीएनए ओपन नहीं हो पाएगा। जब ये डीएनए ओपन नहीं हो पाएगा तो जो आपके मज़ीद डीएनए की सिंथेसिस है वो नहीं हो पाएगी। तो आप पढ़ लो इनका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या है। बाइंड्स टू डीएनए, डीएनए के पास जाके बाइंड करती हैं, ये रही हैं आपकी अल्काइलेटिंग एजेंट्स। और क्या करेंगी, डीएनए की क्रॉस लिंक्स बना लेंगी, इस तरह डीएनए को लिंक कर देंगी। इसकी वजह से डीएनए की रेप्लिकेशन या सिंथेसिस नहीं हो पाएगी, वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगा। इन शॉर्ट सेल्स की ग्रोथ नहीं हो पाएगी, ठीक है? तो ये आपके अल्काइलेटिंग एजेंट्स का फंक्शन है, मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। क्या करेंगी, डीएनए की क्रॉस लिंक्स करती हैं। अच्छा, अब मैं आपको बता दूँ कि आपकी अल्काइलेटिंग एजेंट्स होती कौन-कौन सी हैं। अच्छा, अब आपने ना खुद को कन्फ्यूज़ नहीं करना है कि अल्काइलेटिंग एजेंट्स इतनी सारी हैं, नाइट्रोजन मस्टर्ड है, इथाइल है, अल्काइल है, मिथाइल है, नाइट्रोसोर्सेज़ हैं, ट्राइजीन्स हैं, तो क्या आपको सारी इनको अपने माइंड में रखना है? द आंसर इज़ नो। एज़ सून एज़ पॉसिबल आप इनको याद कर लो, जितनी आपके माइंड में रिटेन हो पा रही हैं, उनको रखो, बाकी चल जाता है, ठीक है? टीचर भी आपसे डिमांड नहीं करता कि आप सारी ड्रग्स उनको बताओ, 4 टू 5 भी आप उनको बताओगे तो उनको एक गेस हो जाएगा कि आपने इस टॉपिक को पढ़ा है और आपको नॉलेज है, ठीक है? तो इसलिए जितनी उपारी करो, जो इम्पोर्टेंट ड्रग्स होती हैं उनको करना होता है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, आपको नाइट्रोजन मस्टर्ड में मीक्लोरोथामाइन और साइक्लोफॉस्फेमाइड ज़रूर पता होनी चाहिए, ठीक है? चाहो तो इसको स्किप कर दो। ब्यूसल्फेन आपको पता होनी चाहिए, कार्मस्टीन और लोमस्टीन ये पता होनी चाहिए, ठीक है? और साथ आपको प्रोकार्बोज़ीन्स, डिकार्बोज़ीन्स ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट आपको फिर बता देती हूँ, मीक्लोरोथामाइन, साइक्लोफॉस्फेमाइड, ब्यूसल्फेन, कार्मस्टीन एंड लोमस्टीन। इनको मैं इंपॉर्टेंट कह क्यों रही हूँ? क्योंकि ये आपके पास पेपर्स में आ चुकी हैं। इनको मैंने बाकी जो ड्रग्स हैं उनको इतना नहीं देखा, ठीक है? तो पहले आपने इन ड्रग्स को अपने माइंड में फिक्स करना है, इनको याद करना है। उसके बाद अगर आपको टाइम मिलता है और आपका माइंड आपको इतनी परमिशन देता है कि आप इतनी नॉलेज को रिटेन कर पा रहे हो तो ज़रूर करो। नहीं कर पा रहे तो इट्स ओके। एक तरह बस इन जो 4 टू 5 ड्रग्स हैं इनको लिख दो और आपने ऐसे इमेजिन कर लेना है कि अल्काइलेटिंग एजेंट्स हैं, ठीक है? अब आपको इतनी डिटेल में कोई नहीं बोलेगा कि नाइट्रोजन मस्टर्ड जो अल्काइलेटिंग एजेंट्स हैं वो बताओ या फिर अल्काइल सल्फोनेट्स बताओ, ऐसे आपको कोई नहीं पूछेगा। इसलिए आपने खुद को कन्फ्यूज़ नहीं करना है, ठीक है? तो अल्काइलेटिंग एजेंट्स में आपने ये सारी क्लासिफ़िकेशन है जो कि पढ़नी है, मैं आपको जल्दी से पढ़ाती हूँ। हुँ। यहाँ पे भी आप देख लो कि आपके जो अल्काइलेटिंग एजेंट्स होती हैं, ये सेल साइकिल इंडिपेंडेंट ड्रग्स होती हैं, ठीक है? तो सेल किसी भी फ़ेज़ में हो, G1 में हो, S फ़ेज़ में हो, G2 फ़ेज़ में हो, M फ़ेज़ में हो, ये इनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये बस जाती हैं और डीएनए के जो स्ट्रैंड होते हैं, उनके बीच में क्रॉस लिंक बना देती हैं। फिर भले S फ़ेज़ चल रहा हो, G1 फ़ेज़ चल रहा हो, G2 फ़ेज़ चल रहा हो, दे डोंट केयर, ठीक है?
नाउ यू ऑल नो कि आपके जो अल्काइलेटिंग एजेंट्स होते हैं, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। कोई भी ड्रग आपके सामने इनमें से आ जाए, आपने सिंपली बता देना है कि वो डीएनए के क्रॉस लिंक्स बनाएँगी, जिसकी वजह से डीएनए के सिंथेसिस और फंक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है? अब हमें क्या करना है, अब हमें इन ड्रग्स की क्लिनिकल एप्लीकेशन देखनी है कि हम इन ड्रग्स को किन ट्यूमर के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं, और साथ आपने इनकी टॉक्सिसिटी देखनी है। अच्छा, ये पहले भी फार्मा के लेक्चर में बहुत बार बता चुकी हूँ कि आपने करना ये होता है कि पहले आपने ड्रग्स की क्लासिफिकेशन याद करनी होती है, फिर आपने इंपॉर्टेंट जो टॉक्सिसिटी होती है, वो ड्रग्स की याद करनी होती है। फिर अगर आपको टाइम मिलता है तो आप क्लिनिकल एप्लीकेशन याद करो, क्योंकि वो इतनी एमसीक्यू में नहीं पूछी जाती। मैं थर्ड ईयर के एग्ज़ाम से भी रिसेंटली दे चुकी हूँ, और मैंने कोई ऐसा पास्ट पेपर में एमसीक्यू नहीं देखा जिसमें ये पूछा हो कि आपने किस कैंसर में कौन सी ड्रग देनी है, ठीक है? जो क्वेश्चन बहुत आते हैं वो ये आते हैं कि आपने टॉक्सिसिटी बतानी होती है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही कॉमन एमसीक्यू है कि साइक्लोफॉस्फेमाइड की टॉक्सिसिटी होती है कि उससे उससे सिस्टाइटिस हो जाता है, ठीक है? साथ ही तो आपकी जो प्रोकार्बोज़ीन्स होती हैं, इनकी वजह से पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो जाती है। ये सब आपके पास पेपर एमसीक्यूज़ हैं, ठीक है? तो इन शॉर्ट आपको बताने का पॉइंट ये है कि आपने पहले क्लासिफिकेशन अच्छे से याद करनी है, टॉक्सिसिटी को याद रखना है, उसके बाद अगर आपको टाइम मिलता है तो आप इस क्लिनिकल एप्लीकेशन को भी याद रखो, नहीं होती तो इट्स ओके। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको बताऊँ तो मैंने ऐसा कोई एमसीक्यू नहीं देखा अभी तक जिसमें आपसे ये पूछी गई हो, ठीक है? लेकिन हाँ, आपको टाइम मिलता है तो ज़रूर याद करना। तो सबसे पहले अगर हम देखें, आपकी पहली ड्रग है जिसका नेम है साइक्लोफॉस्फेमाइड। कहाँ पर है? जी, आपकी ये रही साइक्लोफॉस्फेमाइड, ठीक है? अच्छा जी, कहाँ पे यूज़ करते हैं? ब्रेस्ट और ओवरीज़ के कैंसर में हम इसको यूज़ करते हैं। इसके अलावा मैं आपको ल्यूकीमिया और लिम्फोमा पढ़ा चुकी हूँ। पैथो ज़रूर पढ़ना ब्लड की। जिसका भी लेक्चर सुनो, ल्यूकीमिया तो लिम्फोमा आपने अच्छे से पढ़ने हैं, ठीक है? अब आप नोट कर लो, एक आपको मैंने ल्यूकीमिया पढ़ाया था सीएलएल, इसकी मीनिंग होती है क्रॉनिक लिम्फोइड ल्यूकीमिया, ठीक है? ये आपके व्हाइट ब्लड सेल्स का कैंसर होता है। तो इसकी ट्रीटमेंट के लिए अभी भी आप क्या देते हो? साइक्लोफॉस्फेमाइड देते हो। इसके अलावा लिम्फोमाज़ मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, तो मैंने आपको बहुत सारे नॉन हॉजकिन लिम्फोमा भी पढ़ाए हैं। मैंने आपको बर्किट लिम्फोमा पढ़ाया है, मैंने आपको डीएलबीसीएल पढ़ाया है, मैंने आपको फॉलिक्यूलर लिम्फोमा पढ़ाया है। ये सब आपके नॉन हॉजकिन लिम्फोमाज़ होते हैं, और इन सब की ट्रीटमेंट के लिए आप साइक्लोफॉस्फेमाइड दे सकते हो, ठीक है जी? टॉक्सिसिटी तो आपको बस याद रखना है कि आपके ये जो साइक्लोफॉस्फेमाइड होते हैं, ये क्या करते हैं? हेमोरेजिक सिस्टाइटिस करते हैं। अब आपकी दूसरी ड्रग की हम बात कर लेते हैं, दूसरी आपकी कौन-सी है? मीक्लोरथामीन, कहाँ पर है? ये रही, ठीक है? अच्छा जी, अब आप नोट कर लो, ये क्या करती हैं? इनको हम कहाँ यूज़ करते हैं? तो हॉजकिन और साथ नॉन हॉजकिन लिम्फोमाज़ में हम इसको यूज़ करते हैं। टॉक्सिसिटी क्या होती है? एक तो इनकी वजह से जो पेशेंट होता है वो इनफर्टाइल हो सकता है, इसके अलावा बॉडी में ब्लिस्टर्स की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है? अभी आप जब भी आप डर्मा पढ़ोगे तो आप ये पढ़ोगे कि आपकी बॉडी में जो बर्न्स हो जाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बहुत ही हॉट या वार्म कोई ऐसा फ्लूइड है जो आपकी बॉडी पे गिर गया, इसके बाद जो आपको देखने को मिलते हैं ना छोटे-छोटे फ्लूइड फिल्ड लीजेंस, इनको हम ब्लिस्टर्स कहते हैं, ठीक है? तो ये जो ब्लिस्टर्स की फॉर्मेशन होती है, आपको स्किन पे देखने को मिल सकती है मीथक्लोथ्रामाइन की टॉक्सिसिटी में। सही जी। इसके अलावा फिर आपकी और ड्रग्स आ जाती है जिनको हम कहते हैं प्लेटिनियम एनालॉग्स, वो कहाँ पर हैं? ये रहीं, ठीक है? इनका भी वही फंक्शन होता है जो कि आपके अल्काइलेटिंग एजेंट्स का होता है। क्लासिफिकेशन में अलग से लिखा हुआ है, लेकिन ये भी वही फंक्शन करते हैं जो कि आपके अल्काइलेटिंग एजेंट्स करते हैं। इसके अंदर कौन-कौन सी आती हैं? सिस्प्लास्टिन आती है, कार्बोप्लाटिन आती है, ऑक्ज़ैलिप्लाटिन आती है। सबके साथ आपको जो सफिक्स देखने को मिलता है वो प्लेटिन होता है, ठीक है? तो ये जो आपकी प्लेटिनियम एनालॉग्स हैं, इसके अंदर ये जो आपकी सिस्प्लास्टिन होती है, ये आप कहाँ यूज़ करते हो? टेस्टिक्युलर और ओवेरियन कैंसर में यूज़ करते हो। ये याद रखना इम्पोर्टेंट है, ठीक है? इसके अलावा ऑक्ज़ैलिप्लेटिन को आप कहाँ यूज़ करते हो? कोलोन कैंसर में यूज़ करते हो। तो अगेन यहाँ पे देख लो, ये जो ऑक्ज़ैलिप्लेटिन है कहाँ यूज़ होगी? कोलोन के कैंसर में यूज़ होगी, और जो सिस्प्लास्टिन है वो कहाँ यूज़ होगी? टेस्टिक्युलर और ओवेरियन कैंसर में यूज़ होगी। ठीक है जी? तो आपने ये देख लिया। अब इसकी टॉक्सिसिटी क्या होगी? न्यूरोटॉक्सिक है, नर्व्स को डैमेज करेगी, और नेफ्रोटॉक्सिक है, किडनी को डैमेज करेगी। सही है? इसके अलावा नेक्स्ट ड्रग है आपकी प्रोकार्बाज़िन। आप प्रोकार्बाज़िन क्या करेंगी? कहाँ पर हैं आपकी प्रोकार्बाज़िन? ये रहीं। मिथाइल हाइड्रोज़िन्स भी हम इनको कहते हैं, ठीक है? क्या करेंगी? अगेन हॉजकिन, नॉन हॉजकिन लिम्फोमा में आप इसे यूज़ करोगे, और ब्रेन ट्यूमर्स में यूज़ करोगे, ठीक है? अब ऑफ कोर्स प्रोकार्बाज़िन्स अगर ब्रेन ट्यूमर में यूज़ हो रहे हैं तो इसका सिंपल मीनिंग ये है कि आपके ब्रेन तक, आपके सीएसएफ तक जा सकती होंगी। आपके ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकती होंगी। तभी इनकी टॉक्सिसिटी में क्या होगा कि ये सीएनएस डिसफंक्शन भी कर सकती हैं, और पेरिफेरल न्यूरोपैथी भी कर सकती हैं। सही है जी? अब आपकी लास्ट ड्रग्स रह गई हैं, इनके अंदर कौन-कौन सी आ जाती हैं? इनके अंदर आपके पास आ जाती हैं कार्मस्टीन और लोमस्टीन, ठीक है? तो जी, आपकी कार और लोमस्टीन्स कहाँ यूज़ होंगे? ब्रेन ट्यूमर में यूज़ होंगे, और इनकी टॉक्सिसिटी में ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो आपको याद करना है। अभी के लिए आप याद कर लो कि जितनी भी एंटी कैंसर ड्रग्स होती हैं, उनका एक एडवर्स इफ़ेक्ट जो कि आपको देखने को मिलता है, माइलोसप्रेशन, जीआईटी डिस्ट्रेस और साथ एलोपेशिया। उनकी बॉडी में जो हेयर होते हैं वो लॉस होना स्टार्ट हो जाते हैं, और ये आपने कैंसर पेशेंट में देखा होगा कि उनकी जो जितने भी बॉडी में हेयर्स होते हैं, लैशेज़ होती हैं, जो स्कैल्प में जितने भी हेयर्स होते हैं वो सब रिमूव होना स्टार्ट हो जाते हैं। वो क्यों होते हैं? क्योंकि ड्रग्स का साइड इफ़ेक्ट होता है, जो भी वो ड्रग्स ले रहे होते हैं, ठीक है?
तो जितनी भी एंटी कैंसर ड्रग्स होंगी अगर कोई आपसे कहे कि उनकी टॉक्सिसिटी बताओ तो पहले आपने बोलना है जीआईटी डिस्ट्रेस, इसके अलावा माइलोसप्रेशन और एलोपेशिया, ठीक है? फिर बाद में आपने बताना है एग्ज़ाम्पल आप साइक्लोफॉस्फेमाइड का पूछा है तो आपने पहले कहना है जीआईटी डिस्ट्रेस, फिर माइलोसप्रेशन, एलोपेशिया, फिर आपने कहना है हेमोरेजिक सिस्टाइटिस, ठीक है? तो ये आपकी ओवरऑल सारी कैंसर ड्रग्स की टॉक्सिसिटी है और ये आपके स्पेसिफिकली मैंने जो इम्पोर्टेंट थी वो बताई। यहाँ पर आपकी अल्का-रेटिंग एजेंट्स कंप्लीट हो गई। आपने ड्रग्स को याद करना है, मैं आपको जल्दी से रिवाइज़ करवाती हूँ। साइक्लोफॉस्फेमाइड और मीक्लोरोथामीन ये एक ही क्लासिफिकेशन में आती हैं, ये रहीं। नाइट्रोजन मस्टर्ड हम इनको कहते हैं, ठीक है? ये आपके ब्रेस्ट, ओवेरियन, नॉन-हॉजकिन लिम्फोमा में यूज़ होती है, ये हॉजकिन और नॉन-हॉजकिन लिम्फोमा में यूज़ होती है। ये हेमोरेजिक सिस्टाइटिस करवा देती है, ये आपके इनफर्टाइल और ब्रेस्ट डिफॉर्मेशन करवा देती है। फिर प्लेटिनम एनालॉग्स में आपके सारे प्लेटिन्स आ जाते हैं, ऑक्ज़ैलिप्लेटिन, सिस्प्लेटिन, ठीक है? ऑक्ज़ैलिप्लेटिन कोलोन कैंसर में यूज़ होगी और बाकी जो आपकी सिस्प्लाटिन है वो टेस्टिक्युलर, ओवेरियन, लंग्स कैंसर में यूज़ होगी और न्यूरोटॉक्सिक और नेफ्रोटॉक्सिक है, ठीक है? फिर प्रोकार्बाज़िन्स है, अगेन हॉजकिन्स लिम्फोमास, नॉन-हॉजकिन लिम्फोमास और ब्रेन ट्यूमर में यूज़ होगी, सीएनएस डिसफंक्शन करवाएगी। ये आपके आगे जाती हैं कारमस्टीन, लोमस्टीन्स, ये रही आपकी कारमस्टीन्स और लोमस्टीन्स, ये क्या करवाती हैं? ये ब्रेन ट्यूमर में आप इसको यूज़ करते हो, दैट्स इट। यहाँ पे आपकी कंप्लीट होती है अल्काइलेटिक एजेंट्स। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा।